Sorry ass DJ. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेल से पैदा किया है और सेल्स के अंदर होती हैं छोटी छोटी ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स ऐसे ही सेल के लिए काम कर रही होती हैं जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी लेबर काम कर रही होती है। लेबर का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम सेल के बड़े इम्पॉर्टेंट लेबर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, आपको पता है लाइसोसोम को एक साइंटिस्ट ने 1949 में डिस्कवर किया था जिसका नाम है क्रिश्चियन जे ट्यूब। लाइसोसोम साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इनका साइज 0.1 माइक्रोमीटर से 1.2 माइक्रोमीटर तक होता है। लाइसोसोम तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो ये ज़रूर पाए जाते हैं जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर होता है और आपको पता है कि उसने अपने लाइसोसोम की मदद से ही अपने डाइजेशन को कंप्लीट करना होता है क्योंकि उसके पास स्टमक या इंटेस्टाइन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल तो होते ही हैं लेकिन इसकी पावर को हैंडल करने के लिए अल्लाह ताला ने लाइसोसोम की इनर मेम्ब्रेन को बहुत रेजिस्टेंट डिज़ाइन किया हुआ है। लाइसोसोम जिस सेल के अंदर रह रहे होते हैं, अगर वहाँ पर कोई ऑर्गेनल इंजर्ड हो जाए या पुराना हो जाए तो लाइसोसोम्स उसको अपने एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग सेल्फ ईटिंग भी बोलते हैं या इस प्रोसेस को ऑटोफेजी भी कहा जाता है। लाइसोसोम अपने एंजाइम्स की मदद से सेल के अंदर दाखिल होने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। लाइसोसोम्स को सुइसाइड बैग्स भी कहा जाता है। जिस सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं, जब वो सेल पुराने हो जाए तो लाइसोसोम बर्स्ट कर जाते हैं और इनके एंजाइम उस सेल को सुइसाइड करवा देते हैं ताकि ग्रोथ का प्रोसेस चलता रहे। पुराने सेल्स ख़त्म होंगे जभी तो ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के 2nd मंथ के स्टार्ट में ह्यूमन एम्ब्रियो की टेल होती है लेकिन 3rd मंथ के स्टार्ट में ये टेल ख़त्म हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि अगर लाइसोसोम के एंजाइम इस टेल को डाइजेस्ट ना करें, इसको डिग्रेड ना करते तो आज आपकी भी टेल होती। इसी तरह से ह्यूमन एम्ब्रियो जो है उसकी बर्थ से पहले जो डिजिट्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, वो आपस में एक झिल्ली के ज़रिए जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि लाइसोसोम के एंजाइम उंगलियों के बीच में इस झिल्ली को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट कर जाते हैं। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसी तरह से आपको पता है कि फ्रॉग की बचपन में टेल होती है, इसीलिए तो उसको टैडपोल कहा जाता है। लेकिन जूं-जूं वो बड़ा होता जाता है उसकी टेल आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट कर जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि लाइसोसोम सेल के अंदर किस तरह से पैदा होते हैं। लाइसोसोम जिस ऑर्गेनल से प्रोड्यूस होते हैं, सबसे पहले जहाँ से इनका आगाज़ होता है उस ऑर्गेनल को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स जो कि लाइसोसोम के लिए एंजाइम्स तैयार कर रहे होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे वेजिकल्स को, दानों को पैदा करता है जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल दाखिल हो जाते हैं गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस इन दानों को, इन ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स को प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद जो वेजिकल्स गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलते हैं उनको हम कहते हैं लाइसोसोम। स्टूडेंट, इन लाइसोसोम को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं। अब ये जो लाइसोसोम होते हैं इनके सामने कोई भी ऑप्शन आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये किसी फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएं
तो ये उसको डाइजेस्ट तो करेंगे, लेकिन उससे मिलने के बाद इनको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। इसी तरह से अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड को डाइजेस्ट ना करें, ये सेल के किसी इंजर्ड या वॉर्न आउट पार्ट को खा लें, तो तब हम इस प्रोसेस को कहेंगे ऑटोफेजी। स्टूडेंट, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इस पूरे प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट बना दिया है, और मेरी तमाम बात को अगर आपने याद करना है तो आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लें। लाइसोसोम बाज़-औक़ात म्यूटेशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते। स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि लाइसोसोम के एंजाइम ऑटोफेजी भी करते हैं, डिग्रेडेशन भी कर रहे होते हैं, डाइजेशन भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ठीक काम ना करें तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सेस सब्सटेंसेस जैसे ग्लाइकोजन है या ग्लाइकोलिपिड है, वो उनकी सेल की ऑर्गेनेल्स के अंदर ही स्टोर होते रहते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ बीमारियां लग जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज़। स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो पता ही है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कितनी अहम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। जब जब ग्लूकोज टूटता है हमें एटीपी यानी एनर्जी मिलती है, और यही वाला एक्सेस ग्लूकोज इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर लाइसोसोम के अंदर म्यूटेशन आई हो तो ये एक्सेस ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल में भरता ही चला जाता है, इसको डिग्रेड करने वाला कोई भी नहीं होता, और इस स्टोरेज डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। स्टोरेज डिजीज़ की दूसरी एग्जांपल है टे-सैक डिजीज़। टे-सैक में क्या होता है कि लाइसोसोम में म्यूटेशन की वजह से इन्फेंट यानी शीरख्वार बच्चे के ब्रेन सेल्स के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा झूझू बड़ा होता चला जाता है, वो मेंटली रिटार्डेड यानी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरे आज के टॉपिक में 3 डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम, डिफाइन ऑटोफेजी और स्टोरेज डिजीज़ और उनकी एग्जाम्पल। जहां तक ताल्लुक है MCQ का तो उसका आंसर आपको यकीनन आता ही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।